हेलो मेरे क्लास 12th के चैंपियन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, अभी हम लोग सीरीज कर रहे हैं क्लास 12th को 15 दिन में पूरा कंप्लीट करना है कंप्यूटर साइंस के पूरे सिलेबस को। और इस जर्नी में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ बातें हम लोगों ने करा था। आज मैंने जो आपको वीडियो दिया था उसमें C++ के जो की पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, तो चलो इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और मैंने कहाँ तक आप लोगों को बता दिया था? यहाँ तक बता दिया था, ड्राई रन तक। ठीक है, अब चलो बात करते हैं हम लोग। ये ड्राई रन बताने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बता दिया गया था, और जेक के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, इसके बारे में भी जिक्र कर दिया गया था। ठीक है, आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जा करके देख लो, क्योंकि जो चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया है अभी इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बताऊँगा। ठीक, तो सर अभी क्या बताओगे आप? वही वाला PDF लेकर के आ गए हो? बच्चा, वो PDF में ना अभी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। तो अभी मैं जो बताऊँगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा कि किस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12th में बनते हैं। समझ में आई बात? किस तरीके से क्लास 12th में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और एक्सपेक्टेड किस तरह के क्वेश्चन से किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आती हैं? बिल्कुल सर, समझ में आती हैं। तो चलो यहाँ पे सब्जेक्टिव में ये जो एस है ना, इसको मिटा दो, एस नहीं होगा। कहीं कहीं टाइपिंग एरर अगर एक अक्षर मिल जाए तो उसे नेगलेक्ट करना, बाकी जो मैं बोलूँगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक, एक बच्चा था वो कमेंट कर रहा था कि सर आप एकदम बेकार पढ़ाते हो, पढ़ाना छोड़ दो। कितने को लगता है? ठीक है भाई, मैं तुम्हारे लिए बेकार हो सकता हूँ, थैंक यू उसके लिए, लेकिन फिर भी चलो उसकी बात नहीं करेंगे। तो हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर हम बात करें चैप्टर 1 क्लास 12th की, तो यहाँ पे जो रिटन क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे आपके। देखो ध्यान से, जैसे आपसे कई बार पूछ लेगा कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो ध्यान से, क्या पूछ लेगा कि व्हाट इज टोकन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन एक्सप्लेन। ठीक है जी, क्या पूछेगा आपसे? टोकन क्या है, टोकन के कितने टाइप्स होते हैं, उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक, मैंने आपको सजेस्ट करा था एक वीडियो, और मैंने बोला था जा करके देख लेना। आपने देखा? अगर देखा तो कमेंट कर दो, नहीं देखा तब भी कमेंट कर दो कि हाँ सर नहीं देख पाए। ठीक है जी, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है आपको, वो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ कम टाइम में। ठीक, तो सबसे पहले देखो, टोकन जब भी पूछे ना तो उसका डिफिनेशन लिखो। टोकन क्या है? तो किसी भी प्रोग्राम की जो स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल यूनिट होगी उसी को ही क्या कहा जाएगा? टोकन कहा जाएगा। अब इसे कभी कभी लेक्सिकल यूनिट भी कहा जाता है। और ये 5 तरह के होते हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। लेकिन यहाँ बोला एक्सप्लेन, तो बाद में ये कीवर्ड क्या है इसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। आइडेंटिफायर क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लिटरल क्या है ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और पंक्चुएटर, ऑपरेटर, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं करा है, आप एक्सप्लेन कर लेना उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है जी, टोकन नाम का एक टॉपिक है, उस पर एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया गया है लगभग 1 घंटा का, जाकर के आप देखना जरूर। आपको हर वो पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जो भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। अब ये दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ? क्योंकि पिछले बार नहीं आया था ये, तो इस बार आएगा, 110% गारंटी है। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है? फर्स्ट लिखोगे देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स सच एज, और आपको इस तरीके से कॉलम बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कराए। अगर आपको 5 नंबर में पूछे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 7-8 पॉइंट डालना, 6 पॉइंट 7 पॉइंट डाल सकते हो। और अगर 3 नंबर में पूछे तो 5 पॉइंट डालोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिख रखा है। ठीक, तो चलो बात करते हैं कीवर्ड के बारे में। ठीक, फिर आइडेंटिफायर पे आएंगे। तो देखो, जो कीवर्ड होता है ना, ये रिजर्व वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? रिजर्व वर्ड। मतलब रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है? रिजर्व वर्ड का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो प्रोग्राम में पहले से दिए गए हों, पहले से प्रोवाइड किया गया हो, तो वैसे वर्ड्स को क्या बोलेंगे? रिजर्व वर्ड बोलेंगे। ठीक, कीवर्ड जो होता है प्री डिफाइन वर्ड होता है। बस इसका वही मतलब है कि पहले से जो चीज़ें डिफाइन करी गई हो कंप्यूटर में, वो क्या है? प्री डिफाइन वर्ड्स होते हैं। ठीक, इट इज बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट इन C++।
अब जो C++ प्रोग्रामिंग है उसमें ये पहले से प्रेजेंट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पहले से प्रेजेंट होता है, इसका ये मतलब है। ठीक है जी। आगे देखो क्या बोल रहा है कि इट कैन बी रिटन इन ओनली लोअर केस ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब इसको हमेशा इंग्लिश के लोअर केस में लिखा जाएगा। तो भैया लोअर केस का मतलब क्या होता है, देखो ये हो गया बड़ा ABCD, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं ABCD, तो ये हो गया अपर केस, क्या हो गया अपर केस, ठीक। लेकिन इसी को अगर हम छोटा ABCD में लिखे ABCD, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लोअर केस, ये क्या हो गया, ये हो गया लोअर केस। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आती हैं, बिल्कुल आती हैं। ठीक है जी। जब इतनी बातें समझ में आती है तो ध्यान में रखना, जब भी हम अपर केस ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो बड़ा ABCD, लोअर केस की बात करेंगे तो छोटा ABCD, इससे ज़्यादा तोड़ के कोई नहीं समझा सकता आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे पॉइंट हमारे पास क्या बोल रहा है कि इट इज़ नॉट लाइक वेरिएबल, ये वेरिएबल की तरह नहीं होता है, मतलब ये बदलेगा नहीं। एक बार आपने मान लो एक यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया इंट, तो ये हमेशा यही होगा, ये बदल नहीं जाएगा। ठीक है, या आप इसे अलग अलग तरीके से नहीं लिख सकते हो बदल के, ये प्रीडिफाइन वर्ड है, जो प्रीडिफाइन होते हैं उसको उसी तरीके से लिखना है। ठीक, इट इज ऑलवेज शो इन वाइट कलर इन प्रोग्रामिंग। अब एक चीज़ देखो, जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे और जहाँ पर भी आपको कीवर्ड देखने को मिलेगा तो ये कैसा हो जाएगा, हमेशा ये वाइट कलर में चेंज हो जाएगा। इसकी कलर कैसी हो जाएगी, वाइट कलर ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जब भी आप प्रोग्रामिंग करो और जहाँ जहाँ व्हाइट कलर आए तो समझ जाना ये क्या है, कीवर्ड है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि इट डज नॉट यूज एनी टाइप ऑफ सिंबल। अब इसमें किसी भी तरह के सिंबल नहीं यूज होंगे। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जेक, ठीक, और यहाँ पे @ लगा दिया, तो ये क्या हो गया, @ सिंबल है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी सिंबल यूज नहीं होंगे, ये चीज़ें ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है कि इट यूजेज ओनली लेटर, इसमें हमेशा लेटर यूज होंगे, बस यही सारी चीज़ें यूज होंगी इसमें, ABCD, मतलब जो भी अल्फ़ाबेट ही यूज होंगे लोअर केस में, बाकी दूसरा चीज़ इसमें यूज नहीं होगा। ओके जी। फिर क्या बोल रहा है कि इट कैनॉट यूज एनी डिजिट एंड सिम्बल्स, सिम्बल्स तो यहाँ बता दिया, लेकिन इसमें किसी भी तरह का डिजिट यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया int2, तो ये गलत है, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये आप ऐसे यहाँ पे डिजिट यूज नहीं करेंगे, इस पॉइंट का यही मतलब है कि डिजिट आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं इन द केस ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है भैया, चलो आगे आ जाओ। इट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेटर। अब देखो ना, हम इसमें डिजिट यूज कर रहे हैं ना ही सिंबल यूज कर रहे हैं, यूज क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं लेटर। फिर भैया हमेशा तो लेटर से ही स्टार्ट होगा, फिर जब हम लेटर ही यूज कर रहे हैं तो हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा, ये बातें तो समझने वाली है। ठीक है, तो कीवर्ड हमेशा लेटर से स्टार्ट होता है, बिकॉज इसमें लेटर ही होते हैं, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। ठीक, आगे देखो क्या है कि एग्जाम्पल में जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग, इनलाइन, कॉन्स्ट, स्ट्रक्ट, फ्लोट, वाइड, गो टू, स्टैटिक, प्राइवेट, ब्रेक, एनम, कंटिन्यू, एफ, एल्स, एटसेट्रा, ये सारे क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, ये सब एग्जाम्पल हैं कीवर्ड्स के, तो इतना ध्यान रखना। तो कीवर्ड के बारे में इतनी सी बातें आपको समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। ठीक है, नहीं आई तो कमेंट में बताना कहाँ पे नहीं समझ में आया, किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। ठीक, चलो अब बात करते हैं आइडेंटिफायर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आइडेंटिफायर के बारे में बात करते हैं कि आइडेंटिफायर क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, आइडेंटिफायर में क्या होता है कि आइडेंटिफायर्स इज नॉट अ रिजर्व वर्ड, ये रिजर्व वर्ड नहीं होता है। ठीक है, ये एक यूजर डिफाइन वर्ड होता है, मतलब यूजर इसे जैसे चाहे वैसे लिख सकता है। ठीक, ये प्री डिफाइन वर्ड नहीं होता है, ये कंप्यूटर में पहले से डिफाइन किया हुआ नहीं रहता है, इसका यही मतलब है। इट कैन बी रिटन इन बोथ केसेस ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब इसको बड़ा ABCD और छोटा ABCD दोनों में लिख सकते हो, इसका ये मतलब है। ठीक है, समझ में आई बात, बिल्कुल आई होगी। चलो, इट इज जस्ट लाइक वेरिएबल, ये वेरिएबल की तरह होता है, मतलब ये वेरी करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इंट अगर हम ऐसे लिख दिए हैं तो ये ऐसा ही होगा, हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ये आइडेंटिफायर के केस में ही ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, यस सर, बात समझ में आती है आपकी, बिल्कुल आएगी। ठीक, इधर आ जाओ। इट डज नॉट शो एनी पार्टिकुलर कलर इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में ये कोई इसका कोई फिक्स कलर नहीं है कि यही कलर में आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे व्हाइट कलर में आपको देखने को मिलता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, इट यूजेज सिंबल ओनली अंडरस्कोर सिंबल, मतलब ये जो है एक सिंबल यूज करेगा और एक ही सिंबल यूज करेगा। वो सिंबल कौन सा है, वो सिंबल है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब समझते हो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ लिख दिया ए, 2 बार लिख रहा हूँ, एक सिंबल इस तरीके से देता हूँ, ये हो गया हाइपन, और एक मैं इसके बेस में देता हूँ, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर। तो जो बेस में सिंबल आए ना हाइपन की तरह,
उसे बोलेंगे अंडरस्कोर। इतनी बातें ध्यान में रखना। ठीक भैया, समझ में आ गई इतनी बातें। अब देखो इसमें जो होता है ना, इसमें लेटर भी होता है, डिजिट भी होता है, सिंबल, ये सारी चीज़ें इसमें यूज करी जाती हैं। आज रखना, सिंबल जो यूज किया जाएगा, एक ही तरह का सिंबल यूज किया जाएगा, और वो जो सिंबल होगा वो होगा अंडरस्कोर। कौन सा सिंबल होगा? अंडरस्कोर होगा। इस बात को ध्यान रखोगे। ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे आ जाओ। इसमें आगे क्या है कि इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम लेटर एंड अंडरस्कोर। ठीक है, इट विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। इसका क्या मतलब है? सुनो, इसका मतलब है कि जब भी स्टार्ट होगा तो ये हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरा नाम क्या है? राजू। मान क्या लो, है ही। ठीक है, ये तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राजू। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आती है। और यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे 06। तो ये क्या है? एक आइडेंटिफायर है। लेकिन मैं अगर इसी चीज़ को ऐसे लिख दूँ, RAJ06, ये भी एक आइडेंटिफायर है। समझ रहे हो बात को? ठीक। लेकिन जब भी हम यहाँ 06 और फिर राजू लिखूं ऐसे, और सिंबल मैं अभी नहीं यूज कर सकता हूँ, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन योर माइंडसेट। ठीक है, चलो। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक आइडेंटिफायर नहीं होगा। इसका यही मतलब है इस पॉइंट का। समझ में आई बात? यहाँ पे देखो, लेटर से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। इतना बात को ध्यान रखोगे। और इसको बड़ा छोटा किसी भी अक्षर में हम लिख सकते हैं, ये बातें भी आपको मैंने बता दिया। तो ये एक आइडेंटिफायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। तो इतनी बातें ध्यान में रखना। ठीक है, चलो। देखो मैंने आपको पूरा जो है ना बोला है कि पूरा क्लास 12th जो रिवीजन कराऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इसी तरीके से आराम आराम से कराऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहना, बाकियों से आगे निकल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, चलो। इसके एग्जांपल में जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि जैसे स्टडी वाइव्स अंडरस्कोर, सॉरी यहाँ पे क्या, स्टडी अंडरस्कोर वाइव्स 05। तो ये क्या है? एक आइडेंटिफायर है। टॉपर 01, बीच में क्या है? इसके बीच में अंडरस्कोर। तो ये क्या है? एक आइडेंटिफायर है। जैक, ये भी एक आइडेंटिफायर है। बोर्ड 2025, ये भी एक क्या है? आइडेंटिफायर है। एक चीज याद रखना कि जो आइडेंटिफायर होता है ना, आइडेंटिफायर में आप एक चीज ध्यान रखना कि जितने कीवर्ड होते हैं, क्या कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफायर कीवर्ड्स नहीं हो सकते हैं। इतना ध्यान रखना। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल, ये की पॉइंट है, ध्यान रखना है इस सारी चीज़ों को। मैंने कुछ चीज़ें ऐड नहीं करा है, एक दो पॉइंट, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुना करो तो आप खुद से भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको आंसर फ्रेमिंग किस तरीके से करनी है वो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज लिटरल, हाउ मेनी इट्स टाइप। देखो लिटरल क्या होता है? तो लिटरल का मतलब होता है कि लिटरल रेफर दैट इट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? रनिंग, प्रोग्राम का रन होना। तो जब भी आप प्रोग्राम को रन कराओगे तो कोई भी जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को लिटरल कभी भी चेंज नहीं करेगा प्रोग्राम रन होने के दौरान। ठीक है, इसका ये मतलब है। ये कौन कहता है? ये लिटरल कहता है। ये कांस्टेंट होता है, इसको कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट भी कहते हैं। इतना बात ध्यान देना। ठीक, बिल्कुल। चलो अब ये देखो, चार तरह के होते हैं। क्या होते हैं? चार तरह के। अब इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ? शॉर्ट में समझा देता हूँ। बस अगर आप चाहो तो सुन करके लिख सकते हो। ठीक, देखो इसके चार तरह के टाइप होते हैं। पहला टाइप है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा कांस्टेंट जिसका यूज हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं सिर्फ डेसिमल नंबर को दिखाने के लिए। डेसिमल नंबर मतलब बिना विदाउट पॉइंट वाला नंबर। ठीक है, विदाउट पॉइंट वाला नंबर। ठीक है, इतनी बात ध्यान देना। जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये सब डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अगर डिफाइन करना हो तो कैसे लिखोगे? दोज कॉन्स्टेंट विच इज यूज टू डिस्प्ले ओनली इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज इंटीजर कॉन्स्टेंट। अब देखो इसका जो छोटा नाम होता है वो होता है इंट। क्या होता है? छोटा नाम इंट होता है। इसका जो साइज होता है ये होता है 2 बाइट। कितना होता है? 2 बाइट। इतना बात ध्यान में रखना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको देखना है। ठीक, जैसे मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ, तो जैसे आप यहाँ पे लिख सको, कुछ भी लिख लो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ एक, क्या लिख देता हूँ? एक। और मैं बोलूँ कि इंटीजर के अंदर अगर एक लिखा हुआ है तो इसका कितना बाइट होगा? तो इसका जो साइज होगा, इस 1 का जो साइज होगा कितना होगा? 2 बाइट होगा। कितना? 2 बाइट होगा। ठीक है भैया, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी जो चल रहा है, क्या चल रहा है? 2025
तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 2025 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 2025 लिख लेते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि ये अगर इंटीजर है तो बताओ इसका साइज क्या रहा होगा। तो देखो 2 के लिए कितना आएगा, 2 बाइट, हर एक अक्षर के लिए कितना आएगा, 2 बाइट। तो यहाँ पे टोटल कितना अक्षर है, 4, तो 4 इंटू 2 8 बाइट हो जाएगा इस पूरे का साइज। समझ रहे हो बात, इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल। चलो अब इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है इस पर, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। ये सब डायरेक्ट आपसे कब पूछेगा पता है, एग्जाम एमसीक्यू में पूछेगा कि बताओ इंटीजर कांस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। या फिर कोई इंटीजर में वैल्यू दे देगा 2-4 अक्षर का, अब बोलेगा इसका साइज बताओ, ठीक। तो इसको भी रेज करते हैं। अब बात करते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट के बारे में। तो फ्लोटिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसको भी समझो। देखो फ्लोटिंग कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा कांस्टेंट जिसका यूज हम लोग प्रोग्रामिंग में तब करते हैं जब हमें फ्रैक्शनल वैल्यू को दिखाना हो। सर अगर डेसिमल दिखाना हो तो उसके लिए इंटीजर, लेकिन फ्लोटिंग के अंदर आप डेसिमल और फ्रैक्शनल दोनों वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, दोज कांस्टेंट विच इज यूज टू डिस्प्ले डेसिमल एंड फ्रैक्शनल वैल्यू इन प्रोग्रामिंग इज नॉन एज फ्लोटिंग कांस्टेंट। अब देखो इसकी जो साइज होती है ये 4 बाइट होती है। कितनी होती है, 4 बाइट्स होती हैं। और इसका जो छोटा नाम होता है क्या होता है, इसका छोटा नाम होता है फ्लोट, ठीक है। और ये जो फ्लोट होता है कीवर्ड होता है, इंट जो होता है ये भी एक क्या है, कीवर्ड होता है। ये चीज़ें मैंने पीछे लिखा है, आप जाकर के देख लेना, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ बताओ 24 और यहाँ पे है 24.5, क्या ये दोनों फ्लोट हैं, बिल्कुल है। ये फ्लोट भी है और ये एक इंटीजर भी है, क्या है, एक इंटीजर भी है, इतनी बात ध्यान में रखना। लेकिन ये सिर्फ फ्लोट होगा, क्यों फ्लोट होगा, क्योंकि इसमें आ गया पॉइंट, ठीक है जी। पॉइंट आ गया तो पॉइंट वाला नंबर जब भी आएगा तो सिर्फ फ्लोट होगा, लेकिन जिसमें पॉइंट नहीं है उसको आप इंटीजर भी कह सकते हो, फ्लोट भी कह सकते हो, ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आती है। अब इसकी जो साइज होती है कितनी होती है, 4 बाइट। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ बताओ 24.5 लिखा हुआ है तो इसका साइज क्या होगा, तो आप बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे। कैसे बताओगे, चलो एक बार मैं सिखा देता हूँ। तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 4 बाइट, 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 बाइट, हर एक अक्षर के लिए 4-4 बाइट होगा, ठीक है। तो इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 12 बाइट हो जाएगा टोटल आंसर, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना। चलो भैया अब इसकी बात छोड़ देते हैं, अब चलो बात करते हैं थर्ड नंबर के बारे में, जिसका नाम है कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या नाम है, कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से आराम आराम से बताऊंगा, बस वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पैसे से बना के देख लेना, और ज़्यादा हड़बड़ी है तो 2x में देख लेना। लेकिन एक बात याद रखना, जल्दी से सीखी हुई चीज़ें, हड़बड़ी से सीखी हुई चीज़ें दिमाग में नहीं रहती हैं, ठीक। कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करेंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट कहता है कि जब भी हमें सिंगल लेटर को प्रोग्रामिंग में दिखाना हो तब हम आएंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे लिखोगे, दोज कांस्टेंट विच इज यूज टू डिस्प्ले ओनली अ सिंगल लेटर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड एज कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे मान लो कैरेक्टर कांस्टेंट आपको दिखाना है, ठीक है, प्रोग्राम में, तो आप इसमें एक ही लेटर को दिखा सकते हो, ठीक। और ये जब भी होगा तो सिंगल कोट में होगा इस तरीके से। और इसकी जो साइज होगी ये होगी 1 बाइट, कितनी, 1 बाइट। सर ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर आ गए हैं, ठीक है। तो सिंगल कैरेक्टर को ये दिखाएगा, एक बार ए दिखाया, बी दिखाएगा अलग से, सी दिखाएगा अलग से, ऐसे। और सबका जो साइज होगा कितना होगा, 1 बाइट होगा, ध्यान रखना। और इसको हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, सिंगल कोट में। तो इतनी बातें समझ में आती है, बिल्कुल आ गई सर, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ फिर, ठीक है, आगे बढ़ जा रहा हूँ। अब कुछ भी दिक्कत होती है ना कमेंट कर दिया करो, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बेहिचक कमेंट कर दो, यू आर फ्री टू कमेंट एनीथिंग, जो भी आप चाहो कमेंट कर सकते हो, जो भी पूछना पूछो। चलो बात करते हैं लास्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में। देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहता है कि प्रोग्राम में जब भी मल्टीपल कैरेक्टर को दिखाने की बारी हो तो हम आएंगे, ये कहता है। तो अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, दोज कांस्टेंट विच इज यूज टू डिस्प्ले मल्टीपल कैरेक्टर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसको हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाएगा, ठीक। और इसमें किसी भी तरह का सिंबल यूज कर सकते हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मैं देखो मल्टीपल कैरेक्टर का मतलब क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लो आप अपना नाम लिख रहे हो, मैं यहाँ पे लिख दूँ राम, तो यहाँ देखो मल्टीपल कैरेक्टर है ना, RAM, ये अलग अलग यहाँ पे लेटर आ गए, मतलब मल्टीपल लेटर्स आ गए। तो जब भी आपको मल्टीपल लेटर को दिखाना हो तो आप क्या यूज करोगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट, और इसे जो लिखा जाएगा हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाएगा। अब इसकी साइज जो होती है ना, इसकी साइज होती है 1 बाइट, ठीक, 1 बाइट होती है प्लस
1 एक्स्ट्रा बाइट, 1 एक्स्ट्रा बाइट। और ये जो 1 एक्स्ट्रा बाइट आएगा किसके लिए आएगा, नल कैरेक्टर के लिए आएगा, नल कैरेक्टर के लिए आएगा। अब नल कैरेक्टर को दिखाया कैसे जाता है, तो /0। अगर जहाँ भी ये चीज़ें देखने को मिले तो समझ जाना ये नल कैरेक्टर है, ठीक। तो अब इसका क्या मतलब है सर, आप जो बता रहे हैं, बताता हूँ। इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 1 बाइट। और जितना आपको डिजिट दिया हुआ है या जो भी आपको दिया हुआ है कैरेक्टर, उसमें एक एक्स्ट्रा बाइट होगा। सर क्या कहने का मतलब है, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो, बता रहा हूँ ध्यान से, ठीक है। देखो भैया, यहाँ जैसे क्या लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राम। तो यहाँ देखो राम के लिए कितना बाइट आएगा, 1 बाइट। ए के लिए कितना बाइट आएगा, 1 बाइट। एम के लिए कितना आएगा, 1 बाइट। सबको जोड़ दूँ, ठीक। और ये जो जितना आएगा ना जोड़ने के बाद जितना आएगा, जैसे यहाँ 3 आया, तो अपने मन से जो टोटल आंसर आएगा, टोटल आंसर लाने के बाद अपने मन से 1 प्लस कर दो, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। 4 बाइट, यही हो जाएगा 4 बाइट इसका आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। यही हो जाएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 बाइट, ठीक। जितना आपको दिया हुआ है ना कैरेक्टर, उतना गिन लो। अगर मान लो 10 है तो 10 गिन लो, और एक अपने से एक्स्ट्रा उसमें जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 11, ठीक। और एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं समझ में आती है कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ ऐसे लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, जेक @2025, ठीक। यहाँ देखो जेक के लिए कितना आएगा, 1 बाइट, मतलब ए जे के लिए कितना आएगा, 1 बाइट। ए के लिए कितना आएगा, 1 बाइट। सी के लिए 1 बाइट। @ के लिए 1 बाइट। सभी के लिए 1 बाइट आएंगे, ठीक है। 0 के लिए भी 1 बाइट, 2 के लिए 1 बाइट, 5 के लिए 1 बाइट, सारे सबको जोड़ दो। सबको जोड़ोगे, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपली अक्षर गिनो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है, 8। अब जितना आया ना उसमें एक अपने से जोड़ दो, तो कितना हो गया, 9। तो ये हो गया 9 बाइट इसका आंसर। बस इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसे आप खुद से बनाओगे। जैसे कुछ क्वेश्चन है, क्या है, राइट्स अबाउट C++ प्रोग्रामिंग। तो C++ प्रोग्रामिंग के बारे में आपको लिखना है। क्या लिखोगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर इसका फीचर्स लिखोगे। और याद रखना ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में आता है, तो कम से कम आपको जो आंसर देना है वो 1.5-2 पेज का आंसर तो देना ही है। तो क्या करोगे, इधर जो चीज़ें मैं बताया हूँ ना, तो ये वाला पूरा का पूरा तुम उतार सकते हो, पूरा ये सारा चीज़ क्या कर सकते हो, उतार सकते हो। समझ में आई बात। चलो तो इतनी बात ध्यान में रखना, ये नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के आए। बच्चा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आप जब भी 12th में एग्जाम लिखने के लिए जाओ, तो आप शॉर्टकट को कभी भी मत अपनाना। शॉर्टकट जो मेथड है इसको हमेशा अवॉइड करना, ठीक। दूसरी बातें, अगर आपको नहीं भी आती है ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अक्षर अक्षर जो भी मिलता हो, कॉपी पूरा फुलफिल करना। ये मेरा जो है ना बात रट लो जहन में, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत सारी चीज़ें आती थी, लेकिन मैं शॉर्टकट के चक्कर में, मैं बहुत ज़्यादा कॉपी ना भरने के चक्कर में, मैं अपना मार्क्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर लिया 12th में, ठीक है। आप पूछने मत लग जाना कितना है, समझ में आई बात, कोई कमेंट नहीं करेगा। चलो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आ रही है, बाकी मेरा मार्क्स कितना है क्या है उस पर ध्यान मत दो, ठीक। चलो भैया आगे एक और क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताया सुन करके कॉपी में लिख लो पहले, ठीक। और बाद में फिर इस क्वेश्चन को फ्रेमिंग कर देना अच्छे से कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक। चलो अब यहाँ क्या है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। तो देखो यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर के बारे में मैंने यहाँ पे क्या करा है, आपको चीज़ें समझाया है, ठीक। तो आपको किस तरीके से लिखना है वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब बोलोगे सर एक साइड वाला जो कॉलम है ये पूरा आप एक साइड वाला कॉलम भर दिए हैं और बाकी साइड वाला कॉलम तो खाली है। अरे भैया इसके अंदर जो पॉइंट आएंगे वही तो लिखेंगे, है ना। और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है तो उसको लिख दिया। तो देखो यूनरी ऑपरेटर की बात करते हैं, तो यूनरी ऑपरेटर ये क्या है, ये यूनरी ऑपरेटर की है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये ओपी है, ठीक है, और ये बीपी है, बाइनरी, सॉरी ऐसे लिख देता हूँ, ओपी बीपी नहीं है, ये हो गया यूओ यूनरी ऑपरेटर, और ये हो गया बीओ बाइनरी ऑपरेटर, ठीक। तो यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है कि ये हमेशा सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा,
ऑपरेंड मैंने यहाँ क्यों यूज करा है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये वर्ड देखने को मिलेगा ऑपरेंड। तो आप बोलोगे ऑपरेंड का मतलब क्या है, तो देखो ऑपरेंड का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमेशा सिंगल वेरिएबल पे काम करेगा, ठीक। ये कंटेन करता है बहुत सारे ऑपरेटर्स, जैसे देखो प्लस। अब ये मत समझ लेना कि प्लस के साथ ये कॉलन भी है, नहीं, ये कॉलन नहीं है प्लस के साथ, बस ऐसे ही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये प्लस, इसको क्या बोलेंगे, यूनरी प्लस। ये जो माइनस है इसको बोलेंगे यूनरी माइनस। यहाँ प्लस प्लस का सिंबल है, इसे कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, क्या गलतियां करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जब भी आपसे पूछा जाता है ना कि प्लस प्लस इज अ विच टाइप ऑफ ऑपरेटर, अब बाकी ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, तो लोग बाइनरी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ दो गो यूज हुआ है, दो ऑपरेटर यूज हुआ है प्लस प्लस का, तो वो टिक कर देते हैं बाइनरी और गलत हो जाता है। तो गलत मत करना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है यूनरी ऑपरेटर का पार्ट होता है। उसी तरीके से जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये भी यूनरी का पार्ट होता है, ओके। फिर आता है एंड। एंड का जो नाम है वो क्या है, एड्रेस ऑपरेटर। इसको ध्यान में रखना, इसके में भी लोग काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं, इसको एंड को एंड ही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नाम है इसका, यूनरी ऑपरेटर के अंदर एड्रेस ऑपरेटर, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। समझ में आई बात? बिल्कुल। चलो आ जाओ, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। तो बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान दो। तो देखो बाइनरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर जो दो या उससे ज़्यादा ऑपरेंड पे काम करे। ऑपरेंड मतलब वेरिएबल, ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, ठीक है। तो ऑपरेंड का मतलब क्या है, वेरिएबल, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो जो बाइनरी ऑपरेटर होता है ना, ये बहुत सारे टाइप्स को कंटेन करता है, मतलब इसके अंदर अलग अलग टाइप्स आते हैं। जैसे देखो क्या आया है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर आया है। तो भैया अर्थमेटिकल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, तो देखो अर्थमेटिकल ऑपरेटर जिसमें ये सारे अर्थमेटिकल वाले चीज़ें आ जाएं जो हम लोग जनरली अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, गुना भागा जोड़ घटाव के लिए, ठीक। तो देखो यहाँ प्लस है तो इसका साइन क्या है, एडिशन। माइनस है तो सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन है तो उसका सिंबल स्टार लग गया है। और यहाँ पे देखो एक डिवीजन का सिंबल आया है और एक मॉडुलस या रिमाइंडर का। इसका क्या मतलब है समझो। जब भी आपको क्वेश्चन में ये वाला सिंबल देखने को मिले तो क्या करना, वो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, मैं कुछ चीज़ें समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, जब भी ये वाला आपको सिंबल देखने को मिले, कौन सा, ये वाला, मैं थोड़ा और इसको अच्छा से कर लेता हूँ। जब भी ये वाला आपको सिंबल देखने को मिले तो क्या करोगे, ये आप पढ़े हो, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। ये क्या होता है भैया, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ठीक है। ये क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये क्या होता है, डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है कोशेंट, और ये जो होता है क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक। तो जब भी ये वाला सिंबल यूज हो तो आंसर आपको कोशेंट वाला लिखना है, और जब भी ये वाला सिंबल यूज हो तो आंसर आपको रिमाइंडर वाला लिखना है। भैया एक क्वेश्चन करके दिखाओ ना, तब समझ में आएंगी बातें, ठीक है। करके दिखाता हूँ, दो चीज़ें मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझना जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 70, और इसको आप क्या करना है, ऐसे, इसको नहीं, यहाँ पे ऐसे है बाई 2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 27 यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है 27, ये क्या है 2, तो 27 इसको हम 2 से डिवाइड लगा रहे हैं, तो ये कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा भाई, सबसे पहली बात 26 कट जाएगा कितना बार में, 13 बार में, ठीक। लेकिन यहाँ कितना बच गया, 1। तो जब ये वाला सिंबल यूज हो ना तो रिमाइंडर वाला आंसर हो जाएगा, मतलब इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 1, ठीक। क्या हो जाएगा सही आंसर, 1। अब चलो दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या करते हैं, लेकर के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं पहले तो, चलो बस पैसेंस बना के ना वीडियो देखते रहा करो। देखो यार आपकी जो है ना मार्क्स बूस्ट करा दूंगा मैं, इतना टेंशन बिल्कुल भी मत लो, बस मेरे साथ बना रहो। देखो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एक ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप से पूछना कि आपने कुछ सीखा, तो आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। दिमाग में ये सवाल बन रहे होंगे कि क्या बोलूँ, लेकिन एट दी एंड जो आंसर आएगा वो यही आएगा कि यार मैंने तो बहुत कुछ सीखा यार, ठीक है। चलो तो इसकी यूज करके दिखाता हूँ मैं डिवीजन को। अब जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 28, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे है 3, ठीक है भैया। तो अगर मैं, इसका मतलब क्या है, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 28 यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब इसको डिवाइड किया हुआ है, तो अगर मैं 28 को 3 से डिवाइड करूँ तो कितना कट जाएगा, 27, कितना बार में, 9 बार में, रिमाइंडर बचेगा 1। लेकिन सिंबल क्या यूज हुआ है, ये वाला डिवीजन वाला। तो जब भी डिवीजन वाला सिंबल यूज हो तो आंसर कोशेंट वाला होगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई, बिल्कुल आई। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं किस पे, जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, इसमें जो अगला टाइप है उस पर बढ़ जाते हैं। तो अगला टाइप क्या है भैया, तो अगला टाइप है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, देखो लॉजिकल ऑपरेटर में बहुत ज़्यादा कुछ आपको डिफिनेशन याद नहीं रखना, सिर्फ देखो कि इसके अंदर कौन कौन से सेट आते हैं। तो इसमें याद रखना, इस तरीके से जो पैरेलल वाला सिंबल होता है वो इसके अंदर आएंगे, जिसको क्या कहा जाएगा, लॉजिकल और कहा जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और जो एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है, इसका मतलब होता है लॉजिकल नॉट। शिफ्ट ऑपरेटर इस तरीके से होता है, ठीक है। ये देखो जिधर कौन बन रहा है ना, जिस साइड कौन बन रहा है शिफ्ट लिखो और उस साइड को लिख दो। शिफ्ट लिख दिए, कौन किधर बन रहा है, ये वाला कौन किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड, तो यहाँ लिख दो लेफ्ट। ठीक, इसमें देखो शिफ्ट लिखो और इसमें देखो कौन किधर बन रहा है, राइट साइड, तो यहाँ लिखो राइट। ठीक है, समझ में आई बात। तो इतनी बातें ध्यान रखो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी मैं जानता हूँ, 2x में आप देख लिया करना अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो, टाइम की प्रॉब्लम हो तो। ठीक, लेकिन देखना जरूर। चलो भैया, शिफ्ट ऑपरेटर के भी बात मैंने बता दिया। अब आते हैं असाइन ऑपरेटर। देखो ये जो साइन है ना, ये वाला साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि इसको क्या कहते हैं, तो याद रखना इसको क्या कहते हैं, असाइन ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू अगर हो तो इसको असाइन प्लस कहते हैं, और माइनस हो तो असाइन माइनस कहेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट इक्वल टू हो तो इसको क्या बोलेंगे, असाइन प्रोडक्ट बोलेंगे। अब रिलेशनल ऑपरेटर, देखो इसका सेट कई बार पूछ लेता है, ये सारा सेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में आपको। अब बोलेगा कि बताइए कि ये कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर का सेट कौन सा है, और ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिए हुए रहेंगे। तो याद रखना कौन कौन से होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारा का सारा किसका सेट में आएगा, रिलेशनल ऑपरेटर के सेट में आएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगर इतना बात ध्यान में रखोगे ना तो ऑब्जेक्टिव तो आपका बिल्कुल नहीं पीछे रहेगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और अभी तो एक चैप्टर है, बाकी के चैप्टर भी मैं कराने वाला हूँ। रोज मैं एक चैप्टर कराऊंगा, टेंशन मत लो, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है भैया, ठीक। अब आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर देखो, या इसी को टर्नरी ऑपरेटर, एक ऐसा ऑपरेटर जो 3 वेरिएबल पे काम करे, ये आता है लिखने के लिए। ठीक है जी, ठीक है, ये लिखने के लिए आता है कि डिफाइन टर्नरी ऑपरेटर, या इसी को क्या कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। तो लिखना, दोज ऑपरेटर विच इज वर्क अपॉन 3 एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर। ठीक, एक में क्या होता है, एक में होता है कंडीशन, ठीक है, कंडीशन होता है और इस तरीके से क्या लगा हुआ रहता है, क्वेश्चन। ठीक, और एक में होता है ट्रू आंसर, ऐसे रहेगा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स रहेगा इस तरीके से, यहाँ रहेगा ट्रू आंसर और यहाँ पे रहेगा फॉल्स, और इस तरीके से रहेगा। समझ में आया। तो यहाँ कुछ कंडीशन लिखा हुआ रहेगा, ये कंडीशन अगर सही हो गया तो आपको ट्रू आंसर लिखना है, और अगर ये कंडीशन गलत हो गया तो आपको फॉल्स वाला ये वाला आंसर लिखना है। यहाँ पे जो भी चीज़ें होगा, एग्जाम्पल करा दो ना सर, तब बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, करा देता हूँ, सुनो एग्जाम्पल करा देता हूँ, बिल्कुल करा देता हूँ, देखो करा देता हूँ ध्यान से। जिस देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में लेता हूँ, जिसे यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट ए इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 5। ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 प्लस ए, ये जो है ग्रेटर देन है किससे, 20 से, और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं हम z, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है y, ये कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ देखो इसको सॉल्व करो, तो 25 प्लस ए की जगह कितना है 5, और ये ग्रेटर देन 20, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ क्या है z ऐसे, और यहाँ y। तो यहाँ देखो इसको अगर तुम जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 30, और 30 जो है 20 से बड़ा है, समझ रहे हो। तो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन सही है, तो कंडीशन जब सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस जगह पे जो भी चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है जड, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा जड। लेकिन मान लो अगर मैं इस 30 को मैं ऐसे कर दूँ, बोल रहा है कि जो 30 है छोटा है 20 से, क्या 30 छोटा हो सकता है 20 से, नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये इस जगह पे जो भी चीज़ रहेगा, यहाँ क्या वाई, तो यहाँ हो जाएगा आंसर वाई। ठीक, तो इतनी सी बातें हैं, ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट आएंगे ऑब्जेक्टिव में। यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर के PYQ उठा के देख लो, पिछले 10 साल के भी उठा के देखोगे ना, तो हर एक
साल आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, तुम जाके चेक कर सकते हो अगर बिलीव नहीं हो रहा तो। ठीक है, चलो भैया आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्लास मेंबर ऑपरेटर के बारे में। अब देखो ये क्लास मेंबर ऑपरेटर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो सिंबल आता है वो आपसे कई बार पूछ लेता है, कहता है कि स्कोप रेजुलेशन का जो सिंबल है वो कौन सा है। तो याद रखना इस तरीके से जो भी सिंबल होगा ना उसे क्या कहेंगे, स्कोप रेजुलेशन। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, स्कोप रेजुलेशन, जो कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है किसका होता है, स्कोप रेजुलेशन का, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, या इसी को कई बार एक्सेस भी कहा जाता है। ठीक, तो इतनी बातें हैं जो आपको याद रखना है। पूरा का पूरा क्लास 12 कंप्यूटर साइंस रिवीजन करा रहा हूँ, क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, बच्चा ध्यान देना। इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आप लोग शेयर वेयर करने पे ध्यान वैसे भी नहीं देते हो। शेयर कर दो बच्चे, बहुत मेहनत लगती है, दिन भर इस कंटेंट को बनाया हूँ मैं, दिन भर, समझ रहे हो ना, इतनी मेहनत भाई तुम लोग के लिए कर रहे हैं, आप मेरे लिए थोड़ा सा तो ये कर सकते हो, बिल्कुल करो यार। चलो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज पंक्चुएटर। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लो, क्यों, क्योंकि ये पिछले साल नहीं आया था और उसके पिछले बार में आया था। याद रखना आप लोग का ईयर जो कैसा है, ऑड ईयर। 2025 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो ऑड ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, संभावना बनती है कि ऑड ईयर में फिर से पूछा जाएगा। तो आपकी अगर क्वेश्चन मान लो कि आपके पूछा गया है 2021 में कोई क्वेश्चन, 2023 में कोई क्वेश्चन, 2019 में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो यही सब क्वेश्चन में एक आधो क्वेश्चन छाट करके 2025 में चिपका दिया गया होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यकीन नहीं हो रहा तो आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप PYQ सॉल्वर हो ना तो आप देख लेना कि आपको कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी कि 2019 में था, 2021 में जो चीज़ें था, या 2023 में था, वो 2025 में देखने को मिल गया एज इट इज, इसलिए PYQ कराना चाहिए। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे बात करेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पंक्चुएटर के बारे में। ठीक है, इसी के बारे में समझा रहा था। तो पंक्चुएटर क्या है, तो देखो पंक्चुएटर कुछ नहीं है, इसमें सिंबल्स आते हैं, और ये जो सिंबल होता है ये प्रोग्राम को डिवाइड करने का काम करता है। लिखा हुआ बात अगर देखना चाहो तो क्या बोलता है कि पंक्चुएटर्स इज अ सिंबल विच इज यूज्ड फॉर सेपरेट द प्रोग्राम इन C++ प्रोग्रामिंग। देयर आर सम नेम ऑफ पंक्चुएटर। यहाँ पे कुछ नाम लिखा है, मैंने ही लिखा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चा कई बार जो है ना आपको ये वाला साइन पूछ लेता है, ये एस्टरिस्क का सिंबल पूछ लेता है कि बताओ इसका नाम क्या है। तो ये जो गुना वाला सिंबल होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस्टरिस्क। ठीक है, क्या कहते हैं, एस्टरिस्क कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, हो सके तो मैं इस PDF को भी नीचे अटैच कर दूंगा। ठीक, लेकिन मैं नहीं करूँगा। ठीक है, क्यों नहीं करूँगा, इसका रीज़न है। चलो तो यहाँ देखो ये जो तुम्हारे पास बड़ी ब्रैकेट होती है इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट। ये जो मंझली ब्रैकेट होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ब्रेसेस। प्रोग्राम को क्लोज और ओपन करने का काम ये करता है। ठीक, फिर ये जो छोटी ब्रैकेट होती है ना इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। ठीक, और ये जो डबल बिंदी होती है इसको कहते हैं कॉलन, और एक बिंदी और नीचे कॉमा है तो उसको कहते हैं सेमी कॉलन। ठीक, और बाकी तो मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला को बता दिया कि पंक्चुएटर के अंदर क्या कहते हैं, एस्टरिस्क। और ये वाला जो सिंबल है इसको कहते हैं इक्वल साइन। इक्वल सिर्फ मत लिखना, इक्वल साइन, इसका नाम ही है इक्वल साइन। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये वाला जो सिंबल है इसको कई बार पूछ लेता है इस तरीके से, इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग में हर जगह देखने को मिलेगा। तो वहाँ पूछेगा कि इसका पूरा मतलब क्या है, तो हैच इंक्लूड जब भी है तो इसका मतलब होता है प्री प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्री प्रोग्रामिंग क्या मतलब होता है, प्री प्रोग्रामिंग, या इसी का मतलब होता है, इसी का मतलब होता है प्री प्रोसेसिंग। क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान में रखना आप। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आती है, आप बोल रहे हो तो याद रखेंगे, मैं ना भी बोलूँ तब भी याद रखना है, क्योंकि मैं जो चीज़ें लेकर के आया हूँ ये हर एक चीज़ क्या है आपके अपने आप में गोल्ड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलो आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं जहाँ से आपकी प्रोग्राम वाली जर्नी स्टार्ट होगी। अब यहाँ से जो वीडियो को छोड़ेगा वो जाएगा। ठीक है, तो आपको जाना नहीं है बिल्कुल भी। देखो हम लोग बात करते हैं हेडर फाइल के बारे में। तो हेडर फाइल क्या होता है सर, देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि हेडर फाइल, तो हेडर फाइल से आप क्या समझते हो। देखो हेडर फाइल जो होता है ना, कहाँ चला गया भैया, हाँ यहाँ पे। ठीक है, भागना नहीं है भाई, अभी बच्चों को पढ़ाना है। चलो सब भाई बहन है मेरे, पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मुझसे सिखाना है सबको अच्छे से। ठीक है, चलो तो हेडर फाइल की बात हम लोग करते हैं, किसकी, हेडर फाइल की बात करेंगे। तो ये हेडर फाइल, अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है, ओके मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हेडर फाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो हेडर फाइल क्या होता है, तो देखो हेडर फाइल जो होता है एक कंटेनर की तरह होता है। ठीक है, कैसा होता है, कंटेनर की तरह होता है।
जो कि रखता है, क्या रखता है, तो फंक्शन के मीनिंग को रखता है। भैया फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है इसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये हर बार जूम क्यों हो जा रहा है भाई, चलो मैं थोड़ा सा इसको, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी चीज़ें, बस मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करो भाई आप लोग। चलो हेडर फाइल की बात करते हैं, क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक कंटेनर विच कंटेन्स द मीनिंग ऑफ फंक्शन दैट इज यूज्ड इन प्रोग्राम। देख भैया हेडर फाइल क्या होता है, एक कंटेनर की तरह होता है जो फंक्शन के मीनिंग को अपने अंदर रखता है, ठीक। अब जो हेडर फाइल होता है ये हमेशा प्रोग्राम के टॉप में लिखा जाएगा। यहाँ देखो पॉइंट मिलाते चलना, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि इट इज ऑलवेज रिटन इन टॉप ऑफ द प्रोग्राम। सेकंड पॉइंट कहता है कि इट इज रिप्रेजेंटेड एज डॉट एच, लेकिन आयो स्ट्रीम के केस में कई बार डॉट एच से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। क्यों सर, इसका ये रीजन है कि अभी के जितने भी मॉडल कंपाइलर आ रहे हैं, ठीक है, तो जो मॉडर्न कंपाइलर आते हैं ना उसमें डॉट एच सपोर्ट नहीं करता है, और डॉट एच वाला जो हेडर फाइल है आयो स्ट्रीम डॉट एच का, वो आउटडेटेड हो गया है। आई स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, आई स्ट्रीम डॉट एच एक हेडर फाइल है, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक। तो आई स्ट्रीम डॉट एच जो है वो क्या है, ठीक। तो यहाँ जो देखो मैंने एक चीज़ लिख रखा है कि जो आई स्ट्रीम डॉट एच है एक हेडर फाइल, और इसके केस में कभी कभी डॉट एच नहीं भी यूज किया जाता है, तो ये बात को ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो अब आगे यहाँ पे बात करते हैं कि जो C++ में टोटल नंबर ऑफ हेडर फाइल है वो कितने हैं, 49। अब ये क्वेश्चन में आया है, ऑब्जेक्टिव में आया है, ये चीज़ याद रखना कि हाउ मेनी हेडर फाइल आर प्रेजेंट इन C++ प्रोग्रामिंग, तो कितने, 49, ठीक है। चलो आगे क्या है कि इट कैन बी रिटन एज, देखो कैसे रिटर्न मतलब लिखा जाता है हेडर फाइल को, ये चीज़ें मैंने बता रखा है, जैसे आई स्ट्रीम डॉट एच आप ऐसे भी लिख सकते हो टैग लगा करके, ये जो तुम्हारे पास इस तरीके के सिंबल हैं, इस तरीके के जो सिंबल हैं इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से जो सिंबल यहाँ पे हैं उसको बोलेंगे टैग। देखो इस तरीके से जो सिंबल होते हैं ना इसको बोलते हैं टैग, समझ में आई बात, ये ऐसे भी हो सकता है दो, और ये ऐसे भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, टैग बोलेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान में आई, बिल्कुल आई होगी, ठीक है जी। ठीक है भैया, चलो ओके, तो नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक, क्या बात करते हैं कि हैव सम नेम ऑफ हेडर फाइल, ये चीज़ें मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे लिख रखा है चीज़ें, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कुछ हेडर फाइल हैं जैसे आई स्ट्रीम डॉट एच, या फिर इसी को इंक्लूड आई स्ट्रीम कह सकते हैं, हैच इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैच इंक्लूड आईओमेनिप डॉट एच, ये सब हेडर फाइल का नाम है, ठीक है। ये अभी कंफ्यूज मत होना कि ये सारा चीज़ क्या है, तो ये सब हेडर फाइल है और उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो मैंने आपको बताया कि जब भी हैच इंक्लूड, इसको हैच जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, पाउंड साइन कहते हैं, यानी मैंने पीछे आपको पढ़ाया है। तो हैच इंक्लूड जैसे मान लो मैं यहाँ लिख दिया आई स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है, आई स्ट्रीम डॉट एच, इसका मतलब समझो, ये जो पूरा का पूरा नाम है हैच इंक्लूड, इसको क्या बोलेंगे, प्री प्रोसेसिंग या प्री प्रोग्रामिंग। यहाँ देखो आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट, और यहाँ स्ट्रीम पूरा एक साथ है, और स्ट्रीम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ बाइट, क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट, या इसी को कहते हैं और फ्लो ऑफ डेटा, इसी को क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ डेटा। अब इस चीज़ को भी रट लो क्योंकि हर साल ये बात आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, हर साल यकीन नहीं होता है ना, जाकर के PYQ देखो पिछले साल का, आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है भैया। आगे आ जाओ, आप समझते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका जो यूज है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका डेफिनेशन देख लो क्या कहता है, द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, जो ग्रुप प्रोग्राम का जो ग्रुप होगा उसका नाम, दैट कैन बी कॉल इन एनीवेयर, जिसे आप कहीं भी कॉल कर सकते हो इन प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर, बाय यूजिंग देयर नेम इज नॉन एज फंक्शन। मतलब प्रोग्राम का एक ऐसा ग्रुप जिसे प्रोग्राम के अंदर आप कहीं भी कॉल कर सकते हो उसके नाम को लेकर के, तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक। आप ज़्यादा हिंदी पे मत जाना, समझो जो चीज़ें लिखी हुई है उसको। अब ये दो तरह के होते हैं बेसिकली, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन मेनली दो तरीके से होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट हो कंप्यूटर में या प्रोग्राम में, उसे कहेंगे प्रीडिफाइन फंक्शन या फिर बिल्ट इन फंक्शन। प्रीडिफाइन फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन दोनों सेम चीज़ें हैं, बस नाम दो है, समझ में आई बात। जैसे देखो मेन फंक्शन हो गया CLR ACR फंक्शन, इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन।
गेट सी एच फ्रीज करने का काम करता है, पाव यानी पावर फंक्शन, सेट डब्ल्यू, ये सब क्या है, ये सब फंक्शन है जो कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होते हैं प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जो भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोग्राम में ये बाय डिफॉल्ट पहले से प्रेजेंट होंगे। ठीक है भैया। अब दूसरा है यूजर डिफाइन फंक्शन। तो क्या कहता है, फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय यूजर, इट कैन बी रिटन इन बोथ केसेस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसे यूजर खुद से बनाए अपने तरीके से। जैसे देखो मैंने यहाँ पे बना दिया है राना नाम का एक फंक्शन बना दिया, और यहाँ पे हैप्पी होगा, हैप्पी लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्पी नाम का एक फंक्शन बना दिया, स्टडी वाइफ्स नाम का एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एक फंक्शन बनाया जा सकता है। आप अपने से जब भी फंक्शन बनाओ तो फंक्शन किसके अंदर आएगा, यूजर डिफाइन के अंदर आएगा, मतलब यूजर ने उस फंक्शन को डिफाइन करा है। अब देखो इसकी सिंटेक्स होती है भैया, सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, सिंटेक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर। जैसे मान लो आप जब बचपन में जब आपको टेंस पढ़ाए जाते थे, क्या टेंस, काल, है ना, काल कहते हैं ना हिंदी में। तो जब आप टेंस पढ़ते थे तो अगर मान लो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता था ना, क्या पढ़ाया जाता था, वर्ब, ऐसे क्या पढ़ाया जाता था स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से पढ़ाया जाता था। और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना होता था, सेंटेंस। ठीक है, जैसे लिखा रहता था कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ रहता था। और इसका जो है ये हिंदी सेंटेंस जो है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए ये आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता था और बोला जाता था जो सब्जेक्ट है उसको लिखो। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है, राम, ये मतलब क्या है तुम्हारे पास, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे राम, तो यहाँ लिखो राम, V5, V5, तो यहाँ वर्ब क्या है, खाता, खाता क्या होता है, इट्स, क्या खा रहा है, सब्जेक्ट, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैंगो। ठीक है, राम इट्स मैंगो। तो इस तरीके से तुम बनाते थे वहाँ पे। तो ये क्या होता था, एक स्ट्रक्चर होता था ना भाई। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए क्या है, स्ट्रक्चर है। इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, इस चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है भैया, तो आओ देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, किस तरीके से इसको याद करेंगे, सारा चीज़ बताएंगे, बस ध्यान से बस देखते रहो। ठीक है, ओके भैया, आप बता रहे हो तो ध्यान से ही देखेंगे, वैसे तो दिमाग तो इधर उधर चलते रहता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, दिमाग चलता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना भाई, टेंशन क्यों लेते हो अपने, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके चलो, इसको इरेज करते हैं पहले। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अब चैप्टर ख़त्म करने वाला हूँ, थोड़ा सा बात बचा हुआ है। ठीक है, चलो तो सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स में पहले क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा वर्ड फंक्शन। यहाँ फंक्शन जो लिखा हुआ है ना, ये फंक्शन आप अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक, फिर ये जो सिंबल है इसको कहेंगे ओपन ब्रेसेस। यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट, यहाँ कुछ चीज़ें लिखी जाएगी, कैसे लिखा जाएगा अभी एक प्रोग्रामिंग भी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो टेंशन भी बिल्कुल मत लो, आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो, और यहाँ स्टेटमेंट कैसे लिखी जाएगी बता दूंगा। ये क्या होता है, क्लोज ब्रेसेस, ये दो ब्रेसेस बताए थे ना आपको। ठीक है, ये दो ब्रेसेस मैंने आपको बताए थे। ठीक, तो ये इधर वाला को क्या बोलेंगे, ओपन, इधर वाला को बोलेंगे क्लोज। तो इतनी बातें समझ में आनी चाहिए थी आपको, बिल्कुल आ रहा है सर। ठीक है भैया, आगे आ जाओ नीचे, यहाँ पे लिखेंगे वर्ड मेन, क्या लिखेंगे, वर्ड मेन। याद रखना यहाँ जो मेन है ये कंपलसरी फंक्शन होता है, जब तक ये प्रोग्राम में नहीं रहेगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये क्या होता है, एक कंपलसरी फंक्शन होता है। और वर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये एक कीवर्ड है। क्या है, वर्ड एक कीवर्ड होता है। ठीक, हाँ, तो इसको ध्यान में रखना इतनी बात को। चलो भैया, फिर से यहाँ क्या आ गया, ओपन, और फिर क्या है, CLR ACR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। क्या होता है इसका मतलब, क्लियर स्क्रीन। तो भैया इसको क्यों यूज करते हैं, इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि जब भी आप प्रोग्राम करो तो स्क्रीन पे जो भी चीज़ें पहले से लिखी हुई हो लेकिन आपको दिख नहीं रही है, तो जैसे ही ये फंक्शन आप यूज करोगे तो जो भी प्रीवियस डेटा है जो प्रोग्राम लिखने के बाद आपको परेशान कर सकता है, एरर वगैरह जनरेट कर सकता है, तो उस चीज़ को क्या करता है, ये रिड्यूस करने का काम करता है, ख़त्म करने का, मिटाने का काम करता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है, जब समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है फिर। चलो भैया, तो इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं पूरा। ठीक है, अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ, फंक्शन नेम। आप जो भी फंक्शन का नाम रखोगे उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गेट CH। बच्चा एक चीज़ यहाँ पे एरर है, ये जो बड़ा है ना, ये बड़ा नहीं होगा, हमेशा छोटा यूज किया जाएगा। प्रोग्रामिंग में हमेशा लोअर केस यूज होगा, याद रखना, ज़्यादातर केसेस में
लोअर केसेस यूज होंगे, छोटा अक्षर ही यूज होगा इंग्लिश का। ठीक, चलो, और फिर क्या हो गया, प्रोग्राम क्लोज। अब देखो जी, जितना यहाँ पे देखो, एक चीज ध्यान रखना, जितना बार यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा ना प्रोग्राम, उतना बार क्लोज भी होगा। देखो एक बार ओपन हुआ तो एक बार क्लोज हो गया। ठीक है, नीचे देखो, यहाँ पे फिर से ओपन हुआ प्रोग्राम, चलना शुरू किया तो फिर से यहाँ क्या हो गया, क्लोज हो गया। गेट सी एच का मतलब होता है प्रोग्राम को फ्रीज करना। ठीक है, अब फ्रीज करना का मतलब क्या होता है, इसको स्टॉप कर देना। ठीक, तो इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। चलो भैया, जब इतनी बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर चलो अब आगे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कुछ हेडर फाइल के बारे में। अभी इससे एक क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। ये जो सिंटेक्स है ना, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इससे एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। उससे पहले फंक्शन देख लेते हैं और कुछ हेडर फाइल देख लेते हैं जो कि आगे यूज होंगे। ठीक, तो यहाँ देखो अलग अलग हेडर फाइल और उसके फंक्शन यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, जो कि आपको ध्यान से सीखना है और रट जाना है इसको, क्योंकि कई बार इसका सेट पूछ लेता है। ठीक है, और आपको लिखना पड़ेगा, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपको सही से जज करके आपको आंसर टिक करना पड़ेगा। तो कैसे कर पाओगे जब तक आपके दिमाग में नहीं होंगे, तो दिमाग में इसको बिठा लेना है, सही से पढ़ के जाना है, रट लो इसको। ठीक है, चलो भैया, तो पहला बात करते हैं iostream.h। ठीक, ये जितने भी है ना, ये सारा का सारा छोटा अक्षर से लिखा हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। तो iostream.h, इसके अंदर देखो सीन सी आउट, इसके अंदर एक और चीज़ आती है, CERR। ठीक, अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा, क्या आता है, CERR। ठीक है भैया, इतने बात समझ में आती है, बिल्कुल। और ये जो तीनों होती है ना, ये फंक्शन नहीं होती है, फंक्शन की तरह लिखे गए हैं लेकिन ये फंक्शन नहीं, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, लास्ट ईयर अगर आप देखोगे ना, तो ये तीनों चीज़ पूछा है कि बताइए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लास है, क्लास मेंबर है, क्या है। तो भैया ऑब्जेक्ट है, याद रखना, पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर बात पे बिलीव नहीं होती है ना, तो जाकर के PYQ देख लो, मिल जाएगा सारा चीज़ें। ठीक है, तो आप जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या इंक्लूड करना है, एक चीज़ आपको इंक्लूड करना है, ये वाला CERR, CERR। ठीक, तो ये चीज़ें इंक्लूड कर लो। इसके अंदर क्या आता है, गेट लाइन, पुट लाइन। ठीक, conio.h के अंदर CLR SCR, यहाँ पे देखो गेट आएगा, गेट CH। ठीक, गेट ऑक्सी, गेट CHE, ये सारा चीज़ इसके अंदर आएगा। अब देखो इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ आप क्या करोगे, पढ़ लोगे एक बार खुद से, मैं सारा चीज़ नहीं बताऊंगा। ये याद रखना, पूछता है कि विच हेडर फाइल कंटेन ओनली अ सिंगल फंक्शन, तो याद रखना iomaniv.h। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा हेडर फाइल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्या आते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन आते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें आ जाना, इसमें कई बार आपसे पूछ लेता है कि बताइए strlen का मतलब क्या होता है। तो str का मतलब होता है स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग। और len का मतलब होता है लेंथ, काउंट द लेंथ, कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी लंबाई है। उसी तरीके से upr, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग अपर। lwr, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग लोअर। reb, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग रिवर्स। CPM यहाँ पे है, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन। और CPY का मतलब होता है स्ट्रिंग कॉपी। और यहाँ पे CAT है, तो इसका मतलब होता है स्ट्रिंग कनकैटिनेट। ठीक है भैया, हाँ, उसी तरीके से इधर भी कुछ चीज़ें हैं, ये मैथ वाला फंक्शन है, और ये बातें इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको बता दिया। चलो, इतनी सी बातें आप क्या करोगे, याद रखोगे, और आपको तब तक याद रखना है जब तक आप एग्ज़ाम ना दे दो। ठीक है, आई थिंक 3 मार्च को आपकी एग्ज़ाम है ना, 3 मार्च को, मुझे पता नहीं है कब है, लेकिन याद रखना जब भी होगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। बस अब विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े रहो। देख भैया, अभी मैंने जो आपको सिंटेक्स बताया ना, कि फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आएंगे, आओ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले 2 नंबर्स, देन फाइंड सबट्रैक्शन बाय यूजिंग फंक्शन। 2 नंबर हमें क्या करना है, एंटर कराना है, और उसका सबट्रैक्शन फाइंड करना है, लेकिन फंक्शन का यूज करते हुए। तो पहले देखो फंक्शन, ये जो फंक्शन, इसका सिंटेक्स, ये क्या है, फॉर्मूला। तो ये अभी समझ में आ गया कि ये क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं इसको ऐसे छोटा कर देता हूँ, लेकिन दिखेगा नहीं फिर आपको। चलो, तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये सिंटेक्स है, वर्ड, फंक्शन, फिर क्या है हमारे पास, ओपन ब्राइसेस, और स्टेटमेंट है, फिर क्लोज, फिर वर्ड मेन, ये सारा चीज़ है। ठीक, तो बनाना कैसे है, एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे देखो अलग अलग हेडर फाइल लिए गए हैं। आप चाहो तो कुछ भी हेडर फाइल लोगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो हेडर फाइल लोगे उसी का फंक्शन आपको यूज करना है। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे एक हेडर फाइल क्या लिया गया है, iostream.h, क्या लिया गया है भैया, iostream.h, और दूसरा लिया गया conio.h। ये 2 हेडर फाइल हैं। याद रखना, हेडर फाइल को हमेशा प्रोग्राम के ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर iostream.h यूज किए हैं, तो इसके अंदर जो फंक्शन आए हैं वही यूज किया गया होगा। और एक और हेडर फाइल यूज किया गया है, कौन सा, conio.h। तो conio.h के अंदर जो भी हेडर फंक्शन आए होंगे वो यूज किया गया होगा।
तो देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि आई स्ट्रीम में से कौन कौन सा यूज किया गया है, तो भैया देखिए यहाँ सी आउट, ये फंक्शन नहीं है लेकिन उसी के अंदर आता है तो इसको यूज किया गया है। ठीक, आगे देखो CLR ACR ये यूज किया गया है, गेट CH ये यूज किया गया है, लेकिन ये किसके अंदर आता है, ये आता है किसके अंदर, देखो यहाँ पे ये आता है conio.h के अंदर। तो यहाँ हेडर फाइल जिसका यूज किया गया है उसी का फंक्शन यूज किया जाएगा, ये बातें ध्यान रखना। आप चाहो तो printf भी यूज कर सकते हो, समझ में आई बात, क्या यूज कर सकते हो आप, printf, देख लो printf किधर है, ये सारा। तो इसके लिए फिर आपको हेडर फाइल यूज करना होगा studio.h। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा जो मैं बता रहा हूँ वही यूज करो, एक ही यूज करो, ताकि एग्जाम में याद रहे, आपको बहुत ज़्यादा अभी तेज बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बाद में प्रैक्टिस कर लेना, अभी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो याद रखा करो। ठीक, अब देखो इस तरह के प्रोग्राम जब भी करना हो ना, तो एक चीज़ याद रखना, ऊपर से ये जो 2 लाइन है ना, ये याद रख लो। अभी आगे बताऊंगा उसमें 5 लाइन याद करना पड़ेगा आपको, और वो सिमिलर है, बस एक में आप फ्रेमिंग करना सीख जाओगे ना, तो बाकी के सारा बना के ले जाओगे। तो ये 2 हेडर फाइल हमेशा याद रखो। ठीक है, और नीचे से ये देखो हर एक प्रोग्राम में इतनी सी बातें क्या होगी, ये 2 लाइन सेम होगी। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आई। जब आई तो चलो ठीक है, फिर कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब देखो भैया सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल को लिखना है, लिख लिए। ठीक है, एक हेडर फाइल, 2 हेडर फाइल लिख लिए, 2 हमेशा लिखो। फिर क्या है, वॉइड, यहाँ देखो सिंटैक्स, यहाँ पे सिंटैक्स लिख देता हूँ। क्या था तुम्हारे पास सिंटैक्स, पहले था वॉइड, ठीक है, फिर था फंक्शन, इसी तरीके से था वॉइड फंक्शन, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ क्या था, ओपन ब्राइसेस, फिर क्या था स्टेटमेंट, क्या था स्टेटमेंट, बस यहाँ सेमीकोलन था, फिर क्या था क्लोज। फिर तुम्हारे पास क्या आया था, देख लो एक बार, है ना, यहाँ पे देखो फिर क्या था तुम्हारे पास, इतनी सारे हो गए, वर्ड फंक्शन, ओपन ब्राइसेस, स्टेटमेंट, क्लोज ब्राइसेस। अब यहाँ देखो क्या है, वर्ड मेन, और बाकी यहाँ पे देख लेते हैं फिर सारा चीज़ क्या है। देखो फिर तुम्हारे पास फिर है वर्ड मेन, ये कंपलसरी फंक्शन है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या है, ओपन ब्राइसेस, फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो CLR ACR, ठीक है, CLR ACR, ओके। और फिर आपके पास क्या है, फंक्शन नेम, समझ में आई बात। और फिर नीचे क्या है, गेट सी एच और फिर क्लोज। तो ये आपके पास क्या सिंटेक्स है। ठीक, तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, हेडर फाइल। तो यहाँ हेडर फाइल नहीं लिखा गया है, सिंटेक्स में नहीं लिखा जाता बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले हेडर फाइल लिखना है आपको हर एक प्रोग्राम में। तो हेडर फाइल लिख दिए, फिर क्या देखो यहाँ से सिंटेक्स स्टार्ट हो रहा है, सिंटेक्स देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इधर। तो यहाँ क्या लिखे, वर्ड या एज इट इज रहेगा। फंक्शन का नाम आप अपने से लिख सकते हो, मैंने फंक्शन का नाम रखा टॉपर, क्योंकि आपको टॉपर बनाना है मुझे। ठीक, इसलिए मैंने फंक्शन का नाम क्या रख दिया, टॉपर। तो फंक्शन का नाम मैंने रखा टॉपर। फिर क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ओपन ब्राइसेस, तो ओपन ब्राइसेस यूज कर दिए। ठीक, फिर बोला स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट का मतलब है यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लेनी है। जैसे यहाँ पे देखो, एक मैं इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ और 2 वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। जब भी प्रोग्रामिंग लिखे तो नंबर डायरेक्ट मत लिख देना, बोला है ना 2 नंबर इंटर करो, तो 2 नंबर मत लिख देना, उसके लिए वेरिएबल लिखे जाएंगे। तो भाई बहुत सारे बच्चे आप क्या बोलेंगे कि सर अगर मान लीजिए 26 से ज़्यादा नंबर अगर इंटर कराना हो तो उसके लिए पढ़ाएंगे एक एरे। ठीक है, उसमें बहुत सारे नंबर इंटर करा सकते हो आप, अभी ध्यान मत दो। ठीक है, तो इतना याद रखो कि जब भी नंबर 2-3 नंबर इंटर कराना हो तो उसके लिए हम ABCD इस तरीके से वेरिएबल मान लेंगे। तो 2 नंबर हम इंटीजर 2 वेरिएबल यहाँ क्या कर दिए, इंसर्ट करा दिए। अब जो हम इंसर्ट कराए हैं उसको क्या करना है, तो सबट्रैक्शन यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है, सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन का फॉर्मूला नीचे पुट करेंगे। ये पूरा का पूरा जो चीज़ें होगी ना, ये स्टेटमेंट के अंदर दिखेगी। इतना जो बात होगा ये स्टेटमेंट के अंदर दिखेगा, ये स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाएगा। तो स्टेटमेंट के अंदर पहले वेरिएबल को लिखा जाएगा, क्या करना है वो चीज़ें, और जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसका फॉर्मूला लिख करके उसको दिखाना होगा। तो सबट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये माइनस बी करेंगे। ठीक, सी आउट में हमें क्या करना है, डिस्प्ले सबट्रैक्शन, तो सबट्रैक्शन लिख दिए। यहाँ देखो सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट। ठीक है, क्या होता है कंसोल आउटपुट, हमें सबट्रैक्शन करना है। सबट्रैक्शन एक बार दिखाएं, इक्वल टू डबल कोट, फिर क्या है डबल टैग सबट्रैक्शन। आप बोलोगे सबट्रैक्शन 2 बार क्यों है, एक सबट्रैक्शन जिसके ऊपर काम होगा और एक सबट्रैक्शन जो आपको फाइनल रिजल्ट में डिस्प्ले पर दिखेगा। ठीक, और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है इंडल। याद रखना C++ में हमेशा जो लाइन बंद होगी, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ें लिखते हैं ना, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे आई एम इंडियन, क्या लिखूँ आई एम इंडियन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा दूँ फुल स्टॉप, इसका मतलब है ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से अगर आप C++ में किसी सेंटेंस को कंप्लीट दिखाना चाहते हो तो हमेशा यूज किया जाएगा सेमीकोलन। इसलिए कहा जाता है कि द एवरी लाइन ऑफ C++ इज एंड विद सेमीकोलन।
ठीक, इतनी बात ध्यान रखना। और देखो भैया यहाँ लगा हुआ है इंडल। इंडल का मतलब होता है लाइन को ब्रेक करना। जैसे मान लो कोई चीज़ें लिखते लिखते आप इस तरीके से लाइन में जा रहे थे, इस तरीके से जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, एक चीज़ याद रखो, फिर से बताता हूँ। अब मान लो कोई चीज़ें लिखते लिखते एक लाइन में जा रहे थे, लेकिन आप क्या किए, अचानक ई लाइन को छोड़ दिया और नीचे फिर से शुरू कर दिए। तो यही काम कौन कराता है, इंडल। इंडल का काम होता है लाइन को चेंज करना, लाइन को ब्रेक करना। मतलब एक लाइन में जा रहा था, अब दूसरा लाइन में आ जाएगा। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आई। चलो भैया, ठीक, तो ये आ गया पूरा का पूरा स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ये पूरा हमारे पास क्या चल रहा है, सिंटेक्स, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हो गया। देखो स्टेटमेंट के अंदर ये सारा चीज लिखा गया है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको कर देंगे क्लोज। तो देखो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज हो गया ना भाई, देखो ध्यान से, यहाँ क्या है, क्लोज हो गया ना, क्लोज। अब यहाँ से स्टार्ट होगा वर्ड मेन से। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे, अगर आप ध्यान से देखो तो, अगर आप, अरे भाई काम करो, हाँ, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ड मेन। ठीक, अब वर्ड मेन के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा ओपन ब्राइसेस। क्या लगेगा, ओपन ब्राइसेस, जो कि यहाँ पे छूट गया है, मैं लिख देता हूँ। क्या लगेगा भाई, ओपन ब्राइसेस लगेगा इस तरीके से। समझ में आया बात। और फिर ये लास्ट में जाकर के क्या हो जाएगा, देखो CLR लिखा हुआ है, लिख दिए। फिर जो फंक्शन का नाम है, देखो यहाँ पे फंक्शन का नाम, यहाँ पे क्या है, फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम जो है वही लिख देंगे। क्या माने थे फंक्शन का नाम, टॉपर, तो यहाँ लिख देंगे टॉपर। ठीक, फिर गेट CH, इस सिंटेक्स में ही है सारा चीज़। और फिर लास्ट में क्या करना है, हमें क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक, चलो भैया, अब अदर नेम ऑफ फंक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो अगर फंक्शन के अलग नाम की बात करें तो एक और नाम आता है फंक्शन में, जिसको कहते हैं पैरामीटर फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो वैल्यू और वेरिएबल होंगे, वैल्यू एंड वेरिएबल जो होंगे, ये कहाँ रखे जाएंगे, पैरेंथेसिस सिंबल के अंदर रखे जाएंगे। ये सिंबल जो होता है क्या होता है, पैरेंथेसिस। ये सिंबल बताया था ना भाई, ये क्या होता है, पैरेंथेसिस का सिंबल होता है। इस चीज़ को ध्यान रखोगे, ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें वैल्यू एंड वेरिएबल पैरेंथेसिस साइन के अंदर रखे जाते हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग पैरामीटर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल ठीक। अब इसी फंक्शन को ना आर्गुमेंट फंक्शन कहते हैं, या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। इसी फंक्शन को आर्गुमेंट फंक्शन कहते हैं या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं, इस बात को ध्यान दोगे। ठीक, चलो आगे हम लोग बात करते हैं पैरामीटर फंक्शन के बारे में, कि इसके में और कौन कौन से टाइप आते हैं। तो देखो इसमें दो तरीके के टाइप आते हैं। एक आता है हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन और दूसरा आता है एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। ठीक, इतनी बात समझ में आई। यहाँ देखो सिंटेक्स की अगर बात करें, पैरामीटर फंक्शन की अपनी सिंटेक्स होती है। तो वहाँ पे जो वर्ड फंक्शन लिख रहे थे आप, ठीक है, तो इसके अंदर लिखा जाएगा ब्रैकेट। जो वहाँ पैरेंथेसिस सैम्पल लेते थे ना हम लोग, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा, वेरिएबल। पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो आता है उसमें क्या लिखा जाएगा, वेरिएबल। और इसको बोलेंगे हम लोग क्या, फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। देखो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, सारा चीज़ मैं इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना चीज़ों को, और लिख करके लाया हूँ कि आप खुद से जब बाद में भी पढ़ोगे ना तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, और जो हम लोग लास्ट में जहाँ पे हम लोग लेते थे कि फंक्शन नेम, वहाँ पे जो फंक्शन में हम लोग जो पैरेंथेसिस का सिंबल लगाते हैं, उसमें जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या होता है, वो होता है एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, समझ में आई। ये है फंक्शन का क्या हमारे पास सिंटेक्स। ठीक, तो इसको भी कैसे यूज करना है ये आप खुद से ट्राई करना, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दिया है चीज़ें। ठीक, अब यहाँ देखो वॉइड के बाद ये जो है ओपन ब्रैसेस छूट गया है, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलो भैया, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो अब प्रैक्टिस करो तुम भी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है मैंने, उसको प्रैक्टिस करो खुद से। ठीक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, उसको प्रैक्टिस करना है। 2 क्वेश्चन है, तो मतलब टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में जो नाम है वो देख लो, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 13 होगा। ठीक, चलो भैया, इतनी बात समझ में आती है। अब तुम्हारे पास यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ये सारा क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में सॉल्व करा दिया है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। इसको मैंने इसलिए अटैच कर दिया है यहाँ पे, ताकि आप जो है ना, आप इस PDF को डाउनलोड करें तो बाद में एक झलक जब भी देखें तो आपको ये सारा क्वेश्चन आपके हाथ में हो। और देखो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, ये सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप जाकर के इस सोल्यूशन को भी एक बार एक झलक देख सकते हो। ठीक है, चलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई समझ में इतनी बात? अगर आ गई तो बोल दो आ गई। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से विदा लेते हैं। अब हम लोग छोड़ते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो इतनी सी बातें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर किसी भी तरह की कोई भी डाउट रहती है तो कमेंट किया करो। और भाई एक चीज़ याद रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाकी दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। जो मन में आए वो कमेंट करो, गाली वाली कुछ भी लिख सकती हो। वैसे बाकी लोग हैं जो पढ़ने के बाद भी बोलते हैं कि आप अच्छे नहीं पढ़ाते हो, खैर कोई दिक्कत नहीं हो। और इस चैनल को ना वायरल कर दो, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक क्या कर दो, वायरल कर दो पूरा का पूरा, क्योंकि बाकी लोग यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट किए हैं भाई, और मैं जिस तरीके से लेकर के आया हूँ ना कंटेंट, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लेना जाकर के पूरे यूट्यूब पे, जिस तरीके से मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने आपके लिए सारी कॉन्सेप्ट को डिकोड कर रहा हूँ ना, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर मिलती है तो उस चैनल का लिंक मेरे पास भेजो, मैं देखता हूँ कैसे बना रहा है, ठीक है। कॉपी नहीं करूँगा मैं कॉपी वॉपी नहीं करता हूँ, मेरा खुद का कंटेंट रहता है सारा, मैं पूरा बैठ के टाइप करता हूँ, हाँ उंगलियों में दर्द होती है मेरी, ठीक है। मैं कॉपी वॉपी पे बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ना, जिस तरीके से डिकोड किया हूँ चीज़ों को, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, बशर्ते आप वीडियो में बने रहोगे तब, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहो, खुशहाल रहो, और भाई पढ़ते रहो, ठीक है। क्या करना है, पढ़ते रहना है। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय माता दी, जय माँ सरस्वती, बहुत बहुत धन्यवाद।